जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। और जितने भी मेरे प्यारे बच्चे कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं और 2024 बोर्ड परीक्षा की धुआंधार तैयारी करना स्टार्ट कर दिए हैं, आज का यह वीडियो आप सभी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि इस वीडियो के द्वारा मैं आपके लिए लेकर के आ चुका हूं। यहाँ पर आप लोग देखेंगे सामाजिक विज्ञान के ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, ये प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए वेरी इंपॉर्टेंट हैं और मैं वादा करता हूं कि आप इन प्रश्नों को अच्छे से समझ जाएंगे आज का यह वीडियो देखने के बाद। तो जितने भी मेरे प्यारे बच्चे कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं, आपसे एक और रिक्वेस्ट है कि आप लोग 2024 बोर्ड परीक्षा के लिए हिंदी विषय का मॉडल पेपर का वीडियो भी देख लें। सामाजिक विज्ञान विषय का भी मॉडल पेपर मैंने प्रोवाइड कराया है। कैसा पेपर आएगा हिंदी विषय का और कैसा पेपर आएगा सामाजिक विज्ञान विषय का, आप लोग चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो जरूर देख लीजिएगा। हिंदी और सामाजिक विज्ञान के कई मॉडल पेपर की वीडियो आपको मैंने प्रोवाइड करा दिए हैं और सामाजिक विज्ञान के साथ साथ गृह विज्ञान के भी वीडियो आप देख सकते हैं मॉडल पेपर से संबंधित। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग सबसे पहले तो वीडियो को शेयर कर दें अपने सभी इष्ट मित्रों में, अपने प्यारे प्यारे कमेंट भी करते रहें। तो यहाँ पर आप देखेंगे वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। पहला प्रश्न है, फ्रांस की क्रांति कब शुरू हुई, उसका मुख्य कारण क्या था। फ्रांस की क्रांति कब शुरू हुई और फ्रांस की क्रांति का सबसे मुख्य कारण क्या था। तो यहाँ पर उत्तर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, फ्रांस की क्रांति 5 मई 1789 को प्रारंभ हुई। यदि प्रश्न आ जाता है आपकी परीक्षा में कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी, तो उत्तर क्या होगा, 1789 हो जाएगा। और यहाँ पर उत्तर क्या है आप लोग ध्यान देंगे, फ्रांस की क्रांति 5 मई 1789 को प्रारंभ हुई। फ्रांस की शोचनीय आर्थिक स्थिति क्रांति का मूल कारण थी। यानी फ्रांस की जो आर्थिक स्थिति थी वह काफी ज्यादा दयनीय थी, काफी ज्यादा शोचनीय थी और यही आर्थिक स्थिति ही फ्रांस की क्रांति का मूल कारण यानी मुख्य कारण थी। फ्रांस की आर्थिक दुर्दशा खराब हो गई थी और इसी कारण वहां पर फ्रांस की क्रांति यानी वहां पर क्रांति का जन्म हुआ और लुई 16वें की फिजूल खर्ची से राजकोष खाली हो गया था। जो लुई 16वां था उसका जो खर्चा था फिजूल का, बिना मतलब का खर्चा करता रहता था, जिस कारण से उसका जो है राजकोष खाली हो गया था तथा देश आर्थिक रूप से दिवालियेपन की कगार पर था। और पूरा देश जो है आर्थिक रूप से किस पर, दिवालियेपन की कगार पर आ गया था। ऐसी हालत में शासक ने क्या किया, जनता पर कर भार बढ़ाने के लिए नए कर लगाने का प्रस्ताव किया। ऐसी हालत में जब देश की दुर्दशा खराब हो गई, देश की आर्थिक दुर्दशा खराब हो गई, तो शासक वर्ग ने क्या किया, यानी शासक ने क्या किया, जनता पर नए नए कर भार यानी कई तरह के कर यानी टैक्स बढ़ाने का प्रस्ताव यानी कर लगाने का प्रस्ताव भी किया और जिसका जनता ने खुलकर विरोध किया। और जिसका जनता ने क्या किया, विरोध किया। स्टेट्स जनरल का अधिवेशन बुलाने के साथ ही क्रांति का विस्फोट हो गया और इस दृष्टि से फ्रांस की तत्कालीन आर्थिक स्थिति क्रांति का एक प्रमुख कारण बन गई। यानी फ्रांस की जो आर्थिक स्थिति थी उस समय की जो उसकी दयनीय दशा हो गई थी आर्थिक स्थिति की, तो जो है इस कारण ही वहां पर क्या हो गया, क्रांति की जो है क्या हुई, शुरुआत हो गई। यानी तत्कालीन आर्थिक स्थिति क्रांति का एक प्रमुख कारण बन गई। इसके बाद अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट है, 1789 में फ्रांस में
किस प्रकार की शासन व्यवस्था थी तथा उसका विरोध क्यों हुआ? कोई एक कारण लिखिए। 1789 में फ्रांस में किस प्रकार की शासन व्यवस्था थी और उसका विरोध क्यों किया गया? आपको कोई एक कारण बताना है। तो उत्तर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों कि 1789 में फ्रांस में राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी। 1789 में फ्रांस में कैसी शासन व्यवस्था थी? राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी। आर्थिक कुप्रबंध के चलते फ्रांस की अर्थव्यवस्था बदहाली में पहुंच गई, जिसके चलते लोगों ने विद्रोह कर दिया और फ्रांस की क्रांति घटित हो गई। कहने का तात्पर्य है कि फ्रांस की आर्थिक दुर्दशा खराब हो गई थी, जिसके चलते फ्रांस की अर्थव्यवस्था यानी जब आर्थिक स्थिति खराब हो जाएगी तो अर्थव्यवस्था पर तो फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा, और जिस कारण से लोगों ने भी विद्रोह कर दिया और फ्रांस की क्रांति घटित हो गई। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट है। ऑटो वान बिस्मार्क को जर्मनी के एकीकरण का जनक क्यों कहा जाता है? कोई दो कारण बताइए। ऑटो वान बिस्मार्क को जर्मनी का एकीकरण क्यों कहा जाता है? कोई दो कारण बताइए। तो आप लोग वीडियो को शेयर जरूर कर देना अपने सभी इष्ट मित्रों में। और आप सभी को मैं बताना चाहता हूं कि चैप्टर 1 सामाजिक विज्ञान का और चैप्टर 2, चैप्टर 3, 4 और इतने चैप्टर यानी 4 पाठों से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न हैं सभी की वीडियो मैंने क्रमशः प्रोवाइड करा दिया है। आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको वीडियो देखने को मिल जाएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि ऑटो वान बिस्मार्क को जर्मनी के एकीकरण का जनक क्यों कहा जाता है? कोई दो कारण बताइए। तो यहां पर पहला कारण क्या है कि ऑटो वान बिस्मार्क ने रक्त और लौह की नीति यानी सैन्य शक्ति पर चलकर जर्मनी का एकीकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, इसीलिए उसे जर्मनी के एकीकरण का जनक कहा जाता है। ऑटो वान बिस्मार्क ने क्या किया? रक्त और लौह की नीति अपनाई, यानी रक्त और लौह की नीति पर चल करके जर्मनी का एकीकरण करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और इसीलिए उसे जर्मनी के एकीकरण का जनक कहा जाता है। यदि प्रश्न आ जाए आपकी परीक्षा में बहुविकल्पी कि जर्मनी का एकीकरण किसने किया, तो उत्तर क्या होगा? ऑटो वान बिस्मार्क। या जर्मनी के एकीकरण का जनक किसे कहा जाता है? उत्तर क्या हो जाएगा? ऑटो वान बिस्मार्क हो जाएगा। कैसा भी प्रश्न आए आपसे छूटने न पाए। तो मेरे प्यारे बच्चों आप यहां पर देखेंगे दूसरा कारण क्या था? बिस्मार्क ने कूटनीति द्वारा ऑस्ट्रिया को वैश्विक पटल पर एकाकी करके प्रशा की शक्ति को मजबूत किया। तो ये दो कारण थे जर्मनी के एकीकरण का जनक, इसीलिए किसे कहा जाता है? ऑटो वान बिस्मार्क को कहा जाता है। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और आप लोग वीडियो को शेयर जरूर करते रहिएगा अपने सभी इष्ट मित्रों में। यहां पर अगला प्रश्न है, आप लोग ध्यान देंगे। इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले 3 नेताओं के नाम लिखिए। इटली का एकीकरण करने वाले किन्हीं 3 नेताओं को आपको बताना है। उत्तर क्या होगा कि इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले 3 प्रमुख नेताओं में काउंट काबूर, गैरीबाल्डी और विक्टर इमैनुअल द्वितीय ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यानी इटली का एकीकरण करने वाले 3 प्रमुख नेता कौन कौन से? काउंट काबूर और गैरीबाल्डी तथा विक्टर इमैनुअल द्वितीय। इन्होंने इटली के एकीकरण में अपनी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण यानी अहम भूमिका निभाई थी।
अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न कह रहा है गृह युद्ध। यहां पर आप लोग ध्यान देंगे, गृह युद्ध से क्या तात्पर्य है, गृह युद्ध किसे कहते हैं या गृह युद्ध से क्या तात्पर्य है। तो यहां पर उत्तर क्या हो जाएगा, गृह युद्ध एक ही राष्ट्र के अंदर संगठित गुटों के बीच होने वाले युद्ध को कहते हैं। जब एक ही राष्ट्र के अंदर संगठित दो गुट परस्पर आपस में क्या करते हैं, युद्ध करते हैं, तो इसी तरह के युद्ध को क्या कहा जाता है, गृह युद्ध कहा जाता है। कि गृह युद्ध एक ही राष्ट्र के अंदर संगठित गुटों के बीच होने वाले युद्ध को कहते हैं। अगला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग ध्यान दीजिएगा। जर्मनी के एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका था, जर्मन राष्ट्र का प्रथम सम्राट कौन घोषित किया गया। तो यहां पर उत्तर क्या हो जाएगा कि जर्मनी के एकीकरण में सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान ऑटो वान बिस्मार्क का था। यानी जर्मनी के एकीकरण में सर्वाधिक या महत्वपूर्ण योगदान किसने दिया, ऑटो वान बिस्मार्क ने दिया था। और एकीकृत जर्मनी का, यहां पर आप लोग ध्यान देंगे, एकीकृत जर्मन राष्ट्र का प्रथम सम्राट किसे बनाया गया, विलियम प्रथम को घोषित किया गया। यानी जब जर्मनी को एकीकृत किया गया और उसके बाद उसका प्रथम यानी पहला सम्राट किसे बनाया गया, जर्मन राष्ट्र का विलियम प्रथम को घोषित किया गया। अगला प्रश्न है वेरी इंपॉर्टेंट मेरे प्यारे बच्चों, फ्रांस की क्रांति के दो परिणाम बताइए। यानी फ्रांस की क्रांति के दो परिणाम क्या थे, इसके बदले में क्या हो गया, यानी फ्रांस की क्रांति के बाद क्या हो गया, इसका क्या परिणाम हुआ। तो पहला है फ्रांस से निरंकुश राजतंत्र का अंत हो गया और क्रांति ने समानता, स्वतंत्रता तथा भ्रातृत्व की भावना का विकास किया। फ्रांस की क्रांति के फलस्वरूप क्या हुआ, फ्रांस में निरंकुश राजतंत्र का अंत हो गया। क्रांति ने समानता, स्वतंत्रता तथा भ्रातृत्व की भावना का विकास किया। यानी क्रांति के फलस्वरूप लोगों में किस भावना का विकास हुआ, समानता, यानी ऊंचा व्यक्ति हो, ऊंची जात का या नीची जात का, सबको समान समझने लगे। और स्वतंत्रता भी सबको मिल गई और भ्रातृत्व का भी भावना का यानी भ्रातृत्व की भावना का भी विकास हुआ। अगला है यहाँ पर न्याय व्यवस्था का पुनर्गठन हुआ और पूरे देश में समान कानून संहिता को लागू किया गया। तो इसके बाद जो प्रश्न है वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न है इस प्रकार से, फ्रांस की क्रांति से संबंधित किन्हीं दो दार्शनिकों के नाम लिखिए। यानी फ्रांस की क्रांति से संबंधित कौन कौन से दो दार्शनिक थे, पहला है मॉन्टेस्क्यू और दूसरा है यहाँ पर वॉल्टेयर। ये दोनों दार्शनिक फ्रांस की क्रांति से संबंधित थे। अगला प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है, ऑटो वान बिस्मार्क कौन था और यह क्यों प्रसिद्ध है। ऑटो वान बिस्मार्क कौन था और यह किस लिए प्रसिद्ध है। तो यहां पर उत्तर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, ऑटो वान बिस्मार्क जर्मन साम्राज्य का प्रथम चांसलर होने के साथ साथ तत्कालीन यूरोप का प्रभावशाली नेता भी था। ऑटो वान बिस्मार्क कौन था, यह जर्मन साम्राज्य का प्रथम चांसलर होने के साथ साथ तत्कालीन यूरोप का प्रभावशाली नेता भी था। जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की प्रमुख भूमिका थी। यानी जर्मनी का एकीकरण किसने किया, ऑटो वान बिस्मार्क के द्वारा किया गया। यानी इसकी जो है प्रमुख भूमिका थी जर्मनी के एकीकरण में। और इसके बाद 1870 तक बिस्मार्क ने अपनी रक्त और लोहे की नीति से अपने देश की राष्ट्रीय एकता के लिए जीत हासिल की थी। कब, 1870 तक बिस्मार्क ने
ने क्या किया, अपनी रक्त और लोहे की नीति से अपने देश की राष्ट्रीय एकता के लिए जीत हासिल की थी। 1871 से 1890 तक बिस्मार्क राज्य के मामलों में सर्वोच्च शिखर पर था। यानी 1871 से 1890 के बीच ऑटो वॉन बिस्मार्क राज्य के मामलों में सबसे ऊंचे शिखर पर पहुंच चुका था। 1890 में उसने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया। और ऑटो वॉन बिस्मार्क ने कब अपने पद से त्यागपत्र दे दिया? 1890 ईस्वी में दे दिया। तो यहां पर आप लोग ध्यान देंगे, इस प्रश्न से कई प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा में बन सकते हैं, तो आप सभी लोग प्रश्नों को जरूर तैयार कर लेना। अगला प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है, उदारवाद का अर्थ बताइए। उदारवाद क्या है? तो उत्तर क्या होगा कि उदारवाद लैटिन भाषा के शब्द लिबर पर आधारित है, जिसका अर्थ है स्वतंत्रता। लिबर का अर्थ क्या है? स्वतंत्रता है, अर्थात व्यक्ति के लिए स्वतंत्रता एवं कानून के समक्ष सबको समानता। यानी व्यक्ति को स्वतंत्रता प्राप्त हो और कानून के समक्ष जो है सबको समान समझा जाए, यही क्या है? उदारवाद है। मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यूनाइटेड किंगडम का गठन कब हुआ? यूनाइटेड किंगडम का गठन कब हुआ? 1707 ईस्वी में यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन हुआ। कब? 1707 ईस्वी में यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन किया गया। और अगला जो प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, नेपोलियन कौन था? उसने मुख्यतः किन देशों पर अधिकार किया? उसकी पराजय कब और कहां हुई? तो उत्तर क्या हो जाएगा कि नेपोलियन फ्रांस की सेना का सेनापति था। नेपोलियन जो है किस देश से संबंधित था? इस तरीके का प्रश्न आता है तो उत्तर क्या होगा? नेपोलियन फ्रांस देश से संबंधित था, क्योंकि यह फ्रांस देश की सेना का सेनापति था और उसने युद्ध में ऑस्ट्रिया और प्रसा, रूस आदि देशों को पराजित करके उन पर अधिकार किया। नेपोलियन ने किसे किसे पराजित किया था? ऑस्ट्रिया को पराजित किया। नेपोलियन ने प्रसा और रूस को भी पराजित कर दिया था और इसके बाद जो है वह उन पर अधिकार भी कर लेता था। यानी जिन्हें पराजित करता था उन पर अपना अधिकार कर लेता था। तो नेपोलियन ने क्या किया? इसने ऑस्ट्रिया, प्रसा, रूस आदि देशों को पराजित करके उन पर अधिकार कर लिया। वह 1815 ईस्वी में वाटरलू के युद्ध में पराजित हुआ। नेपोलियन बोनापार्ट 1815 ईस्वी में किस युद्ध में? वाटरलू के युद्ध में पराजित हुआ। यदि प्रश्न बहुविकल्पी में आता है कि नेपोलियन किस युद्ध में पराजित हुआ, तो वाटरलू के युद्ध में पराजित हुआ। नेपोलियन किस सन में पराजित हुआ? तो 1815 ईस्वी में नेपोलियन वाटरलू के युद्ध में पराजित हो गया था। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को मैंने सामाजिक विज्ञान के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को बता दिया है। आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाओगे तो अन्य भी वीडियो मिलेंगे। आप लोग चैनल के साथ जुड़े रहें, अपने प्यारे प्यारे कमेंट करते रहें। मैं आपको इसी तरह से वीडियो के माध्यम से 2024 बोर्ड परीक्षा की धुआंधार तैयारी कराता रहूंगा। पढ़ते रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद।